कुमार हमारे साथ आइए उनसे जानते हैं कि इस बार इलेक्शंस कितनी टफ होने वाली हैं। सर, सीधी तौर पे आपसे बात करें कि यहाँ से मीत हेयर आम आदमी पार्टी से विनिंग एमएलए हैं, तो अब नॉर्मली बात है वो फिर से यहाँ से लड़ रहे हैं, तो कितना प्रेशर आपको लगता है कि बीजेपी और आप पे है? कोई प्रेशर नहीं है जी। और हम इलेक्शन का आनंद मान रहे हैं और बहुत ही बढ़िया ढंग से लोग स्वागत करते हैं और हम डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। और जो हम बात करते हैं, बहुत ही अच्छा आनंद आ रहा है। बात करते हैं आम आदमी पार्टी की हो गई या फिर हम कांग्रेस की बात है। कांग्रेस से अगर हम कहें कि मनीष बंसल लड़ रहे हैं, पवन बंसल के बेटे, जो अगर हम कहें कि कैबिनेट रैंक पे रह चुके हैं, तो कंपटीशन में आप कैसे देखते हैं कि आम आदमी, कांग्रेस और फिर बीजेपी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उन दोनों पार्टियों को प्रेफरेंस मिल रही है, पर आप बीजेपी का स्टैंड कैसे देखते हैं? अभी आप जो कंपटीशन की बात कर रहे हो ना, हमारे जो वोटरों ने इतना अच्छा स्वागत किया है, इतनी आज वो इतने उतावले हैं कब 20 तारीख आए, कब हम कमल का निशान दबाएं। और जो आप पवन बंसल जी के बेटे की बात कर रहे हो, मनीष बंसल जी की, देखो पहले भी कुछ समय से हमारे जो बाहर के कैंडिडेट आ रहे हैं, ये पैराशूट के कैंडिडेट जो भी आए, वो वोटों के दिन तो यहाँ पे रहते हैं, उसके बाद वो दिल्ली वाला दिल्ली चला जाता है, कोई चंडीगढ़ वाला चंडीगढ़ चला जाता है। उसके बाद ना तो वो किसी का फ़ोन उठाते हैं, ना फिर वो किसी से बातचीत करते हैं। और बांसल जी का जो है वो पुराना इतिहास, जो तपा के रहने वाले हैं। अभी आप अगर तपा में जाना हो तो तपा के लोगों से पूछिए भी उन्होंने तपे के लिए क्या किया है। वो उनका देखो जन्म स्थान है। हमारे कैबिनेट, सेंटर के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। सेंटर के कैबिनेट मंत्री के पास तो सीएम से भी ज़्यादा मतलब फैसिलिटी होती है, वो अपने इलाके का विकास करा सकते हैं। मगर आप मुझसे ज़्यादा ना तबे वालों से पूछ सकते हैं। और जब कांग्रेस की सरकार थी तब आपने देखा उन्होंने बहुत करप्शन किया है, और उसकी बांसल जी की करप्शन से कांग्रेस को भी हताशा मिली, तो उन्होंने तुरंत इनका कैबिनेट रैंक छीन लिया। अब उनका बेटा आ रहा है। अगर हमारे पूर्वज, हमारे पेरेंट्स जो हमको शिक्षा देंगे, उसी आधार पे बच्चे आगे चलते हैं। मैं तो कहता हूँ उन्होंने जो बच्चों को सिखाया है उसी के हिसाब से अभी उनके बच्चे भी ऐसा ही करते होंगे। और अभी जो बनाला के वोटर हैं ये सब लोग जानते हैं। और एक मैं और बात करना चाहता हूँ पवन बंसल जी के बारे में। उनका एक ना अभी सोशल मीडिया पे भी घूम रहा है, उन्होंने राजस्थान में एक नुक्कड़ सभा में उनका एक बयान था। उन्होंने बोला था भी जो राम मंदिर के लिए कुछ कार्यकर्ता उनसे चंदा लेने गए थे। उन्होंने बोला मैं घर में हिंदू हूँ, बाहर हिंदू नहीं हूँ, इसलिए मैं चंदा देने से इनकार करता हूँ। यार ये क्या बात हुई? 525 वर्ष बाद अगर श्री राम मंदिर बन रहा है तो सभी को खुशी होनी चाहिए। ये क्या मतलब हुआ? सभी पूरे देशवासियों ने, चाहे वो किसी भी धर्म का है, सभी ने उसमें अपनी कोई ना कोई होती डाली है, उनको भी डालनी चाहिए थी। ये तो अगर हम बात करें मनीष बंसल की, पर मेन अब सिटिंग एमएलए की बात कर लेते हैं, हम मीत हेयर की बात कर लेते हैं। अब नॉर्मली अगर हम कहते हैं जो सिटिंग एमएलए, तो उनके पास कई चीज़ें होती हैं कि जो विकास किया है, जो उनके एजेंडाज थे जो लेके आए हैं, तो उन एजेंडाज का कितना हद तक अगर हम कहें कि ऑपोजिशन ही हम सीधे तौर पर सवाल खड़ी करती है कि जो कहा था वो पूरा नहीं हुआ, तो उस पर क्या कहना है? अगर हम कहें कि क्या मीत हेयर टफ कॉम्पिटिशन रहेंगे? देखो जी, उनके पास 5 साल उनको लोगों ने दिया, विधायक चुन के भेजा, मगर उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। अभी आप देखो, आप लोगों से और भी मिलिए, वो लोग बताएंगे। उन्होंने देखो जिला बनाला में तीनों विधायक जो हैं आपके थे, मगर इन्होंने किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट की बात ही नहीं की। अगर लोग बात करते हैं जो कहते हैं ये हमारी सरकार नहीं है, अगर आपकी सरकार नहीं है तो विधानसभा में भी तो आप जाते हो ना। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वही थे, अगर हम कहेंगे कि लीडर ऑफ आम आदमी पार्टी के थे, सब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, फिर भी कुछ नहीं हो पाया। मतलब कहीं अगर हम मीत हेयर की बात करें तो खुद को प्रमोट करते नजर आए कि उन्होंने काफी कुछ किया है, तो एक्चुअल में फिर सीधे तौर पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखो जे आप वाले हैं ना, जो सिर्फ ये जुमलेबाजी दिखाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। इनके 20 एमएलए बन के आए थे,
अभी जो एमएलए ये अपने एमएलए को नहीं संभाल सके, 4 पार्लियामेंट मेंबर बन के आए थे पिछले पार्लियामेंट में, 2014 की बात करें तो ये अपने पार्लियामेंट मेंबर नहीं संभाल पाए। इनको तो सिर्फ अपने अपने घर की है और कुछ नहीं है, लोगों के लिए बिल्कुल ये काम नहीं करते। अगर हम बात करें सर आम आदमी पार्टी संगरूर से, अगर हम कहें कि भगवत मान धुरी से बेसिकली अगर हम भगवत मान इलेक्शन लड़ रहे हैं, सीएम कैंडिडेट अनाउंस कर चुके हैं, काफ़ी नज़दीक है, तो क्या उनका इन्फ्लुएंस यहाँ पे पड़ता हुआ नज़र आ रहा है आपको? क्योंकि धुरी को वो सेफ सीट मांगते हैं और उसके आसपास के एरिया को भी आम आदमी पार्टी उनके इन्फ्लुएंस के अंदर मानती है, तो कितना लगता है कि उनका असर लगेगा यहाँ पे बरनाला पे? जे आपने जो क्वेश्चन किया है ना, जे आप भगवंत मान की बात कर रहे हैं, देखो आप पार्टी का भगवंत मान को सीएम का चेहरा देना, मैं ये पंजाब के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। क्योंकि ये बात करते हैं नशा मुक्त पंजाब की बात करते हैं, करप्शन रहित पंजाब की बात करते हैं, और मैं जानकारी देना चाहता हूँ पिछले समय की, जब ये पार्लियामेंट में जाते थे ना, तब इनके साथी जो आपसे ही थे, इनकी पार्टी के थे, उन्होंने लोकसभा स्पीकर से जाकर बोला कि स्पीकर साहब जहाँ तो मेरी सीट चेंज कर दीजिए, जहाँ भगवंत मान की सीट चेंज कर दीजिए। उन्होंने कहा भाई क्या बात हुई, आप एक ही पार्टी के हो, एक ही सीट पे बैठते, इसमें क्या दिक्कत है? उसने स्पष्टीकरण दिया, सर मुझे वॉमिटिंग आने लगती है। क्यों आने लगती है? ये इतनी शराब पी के आते हैं और इतनी स्मेल आती है। और अगर देखो पार्लियामेंट जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो पंचायत है, और हम मानते हैं वो एक मंदिर गुरुद्वारा जो भी अपना धार्मिक स्थान की बात करते हैं, सबसे बड़ी हमारी धार्मिक स्थान है। अगर इतने लोगों ने उनको वोटों पाके जिताया है और इतनी बड़ी शख्सियत होके वो अपने जड़े उनको मेंबर पार्लियामेंट बनाया है उसकी मर्यादा ही नहीं जानते, इतनी जिम्मेदार, इतनी डिसिप्लिन वाली पोस्ट पे वो विस्की शराब पी के जाते हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो हो गया ऑपोजिशन की बात। धीरज जी अब बात करते हैं बीजेपी की खुद की। देखिए सबसे ज़्यादा विरोध किसी पार्टी को पंजाब में देखना हो सीधे तौर पे बीजेपी थी, पर उसके अलावा एक दोहरी मार ये थी कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। अभी भी 11 तारीख तक कैंपेन्स पर बैन लगा हुआ है, तो अब बात रह जाती है या तो डोर टू डोर कैंपेन की, वो भी पहले 5 थी अब 20 लोगों के साथ कर दी गई है, या फिर सोशल मीडिया प्रमोशंस के लिए। तो कितना फ़र्क देखते हैं आप और कितनी मुश्किलें देखते हैं, क्योंकि शायद अब बीजेपी अपनी प्रेजेंस उस हिसाब से शो नहीं कर पाएगी इन रिस्ट्रिक्शंस के चलते। देखिए जो आप विरोध की बात करते हैं, हमारा किसी ने कोई विरोध नहीं किया। पहले करते थे, मैं पहले की बात कर रहा हूँ जब आंदोलन चल रहा था। जो पहले वाली आप बात कर रहे हैं ना, वो तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गुरुपुर्ब के दिन स्पष्टीकरण दिया और उन्होंने कहा जो हम कानून लेके आए थे वो किसानों के हित में थे, मगर हम किसानों को समझा नहीं पाए। उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया और कहा देश हित में हम अपने कानून वापस लेते हैं। तब से जो पंजाब में विरोध था बिल्कुल खत्म हो चुका है और किसान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बड़े अच्छे मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, और हम घर घर जा रहे हैं वोट मांगने के लिए। जो आप बात कर रहे हो कोई दिक्कत आ रही है, पहले तो मैं जो इलेक्शन कमीशन है उसका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने इतनी बड़ी महामारी के समय इतने अच्छे फैसले लिए हैं, मगर हमें तो और आनंद आ रहा है क्योंकि हम जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं और लोगों को मिलने का हमें अच्छा टाइम मिल रहा है और घर घर जाके अपनी कैंपेनिंग चला रहे हैं और लोग हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। और हम तो जो इलेक्शन कमीशन है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं भी आगे से भी ये जो पाबंदियां हैं ऐसी लगी रहें ताकि ये काम सभी अच्छी तरह कर सकें। धीरज जी इस बार अगर हम कहें अगर आप चुने जाते हैं तो आपका क्या, अगर हम कहें कि टारगेट रहने वाला है, क्या क्या मुद्दे आपने चुने हैं, क्योंकि उन्हीं को लेके शायद आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो क्या है जो आपको लगता है कि अभी मीत हेयर नहीं कर पाए या फिर हम कहें कि जिन पे हम कहें विरोधियों पे हम निशाना साध सकते हैं? देखिए हमारा पहले तो जो आप बरनाला की बात कर रहे हैं, बरनाला में स्टडी की बहुत समस्या है। बच्चों के लिए अच्छे स्कूल होने चाहिए और वो स्टडी जो है मुफ्त होनी चाहिए। उसके बाद मेडिकल की बात करते हैं,
मेडिकल फैसिलिटी के लिए बहुत हमारे यहाँ जो है बरनाला बहुत पीछे है। और पिछली सरकार में जो 2007 में सरकार बनी थी, हमारे बहन लक्ष्मीकांता चावला जी जो थे हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे, तब मैं यहाँ पे काउंसलर था, 2008 की बात कर रहा हूँ। और उस समय जहाँ पे एक खंडर पड़ी थी जमीन, मतलब वो बिल्डिंग थी हॉस्पिटल की, हमने वो एक एजेंडा लिख के बहन जी को दिया और उन्होंने तभी उसको पुट करके, और जब सजीद जैनी थे उन्होंने जो गायनी और पेडियाट्रिक्स वार्ड अभी बरनाला में बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी है, मैं उनका फिर से धन्यवाद करता हूँ बहन लक्ष्मीकांता चावला जी का। और सुजीत जैनी जी जो हमारे दोनों हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने वो उनका उद्घाटन भी किया और अभी शहर को एक बहुत अच्छी बिल्डिंग जो है वो हमें दी है। और हम चाहते हैं बरनाला में जो हमारे लोगों को बाहर जाना पड़ता है इलाज के लिए, वो यहीं पर इलाज कराएं। और बरनाला में जैसे स्टेडियम की बहुत ज़रूरत है बच्चों को खेल कूद के लिए, और अच्छे अच्छे वहाँ पे खेले हों, कोचिंग सेंटर हों, और ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो अपना ध्यान जो है खेलों में लगा सके। इससे भी एक और मैं कहना चाहता हूँ, हमारे जो रोजगार के साधन हैं वो भी बरनाला में हम जब सरकार में आते हैं, हमें पूरी उम्मीद है जो पंजाब में हम सरकार 2022 की बनेगी और अच्छे हम साधन ऐसे लेके आएंगे जिससे जो युवा पीढ़ी है उनको रोजगार मिले, ताकि लोग जो हमारे बच्चे आज बाहर की ओर जा रहे हैं और वो युवा पीढ़ी यहीं पे रुके। तो ये थे हमारे साथ बरनाला से बीजेपी के कैंडिडेट धीरज कुमार। कैमरामैन रिजवान के साथ अमित कुमार, ANB न्यूज़।